हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वॉइस के सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्त, वॉइस को सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। वॉइस मतलब वाच्य। ये हम लोग का दोस्त पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस का टाइप क्या होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग सीखे। आज हम लोग सीखेंगे कि वॉइस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो दोस्त, कहाँ कहाँ करेंगे ये तो हम लोग अभी आगे आने वाले अपने वीडियोज़ में, अपने क्लासेस में सीखेंगे। बट मोटे तौर पे हम लोग ये सीखें, हम लोग अपने आम दिनचर्या में पैसिव वॉइस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि हम लोग को ध्यान में ना हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, और 30-40%, अगर हम 50% ही बोलें तो कोई बुराई नहीं होगी, हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। मतलब पैसिव वॉइस का यूज़ वहाँ पर कर रहे होते हैं जहाँ पर कौन काम कर रहा है इसकी ज़रूरत नहीं होती हमको। जैसे सड़क बन रहा है, अभी हम लोग पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिए थे कि भैया पिटा रहा है, अगर आपको याद होगा तो भैया पिटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पिटाना, भैया का पिटाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। मम्मी पीटी कि पापा पीटे कि सरजी पीटे कि दीदी पीटी कि किसी से पिटाया अपने ग्रुप में जहाँ बदमाशी कर रहा था, कोई 2-4 लड़का मिलकर उसको पीट दिया भैया को, ये इम्पॉर्टेंट नहीं था। कौन पीट रहा था ये इम्पॉर्टेंट नहीं था दोस्त। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो जो फलना चोर था वो पकड़ा गया, अरे सब कोई को पता है भैया पुलिस ही पकड़ी होगी। तो यहाँ पर कौन पकड़ रहा है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम लोग क्या बोलते हैं कि फलना का इलाज हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है भैया? तो दिल्ली के एम्स में हो रहा है। अरे इलाज हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि कौन कर रहा है। ठीक है, तो आम अपने दिनचर्या में हम लोग क्या बोलते हैं, चलो खेला जाए, चलो पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है बात दोस्त, हम लोग का ये सब जो है पैसिव वॉइस में ज़्यादातर हम लोग वाक्यों को यूज़ करते हैं। तब आप एक सवाल पूछते हैं कि सर अगर हम लोग का एक्टिव वॉइस हो तो इसको सर हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, एक छोटा सा बात समझेंगे कि एक जो हमारा वाक्य होता है वो कैसे होता है, एक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक वाक्य का स्ट्रक्चर बाबू कुछ ऐसा होता है इंग्लिश में। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पर लीजिए कि सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, राम इट्स अ मैंगो। यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब क्या है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए यही स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्टिव का। सॉरी ये पैसिव नहीं है, ये हमारा एक्टिव का ही एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, एक्टिव का एग्जाम्पल है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसको हम लोग पैसिव में कैसे करेंगे बाबू। अब पैसिव देखिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको हम लोग यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं क्योंकि यही ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं। वर्ब तो यही रहता है, और ये सब्जेक्ट है जो ऐसे आके यहाँ पर लग जाता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन रहता क्या है, सब्जेक्ट ही तो रहता है। क्लियर है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग अब यहाँ पर बना के चेक करते हैं कैसा बनेगा। हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आए हैं। अगर इसको हम लोग अपना एक दूसरा कलर से इंडिकेट करें दोस्त, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, और एक दूसरा देखिए यहाँ पर ये वाला है। आपको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ये रेड वाला हमारा चल रहा है, और ये ग्रीन वाला जो है हमारा यहाँ पर चल रहा है, और ब्लू तो हमारा वर्ब है। ठीक है,
तो अब हम लोग को यहाँ समझ में आ गया। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं लिख के, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अ मैंगो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, इज ईटेन। अब यहां पर सब्जेक्ट को लिखना है लास्ट में, तो यहां पर लिख देंगे बाय राम। तो अब इस तरीके से हम लोग यहां पर लिखा जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, राम क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। मैंगो क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट बन गया। वर्ब को हम लोग ऐसे वर्ब को लिख ही रहे हैं, इज इटन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वॉइस जब भी हम लोग बनाते हैं तो जनरली हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। और लास्ट में ये जो राम को यहाँ पर बाई राम जो लिखा गया, ये क्या हो गया हमारा, इसको एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, इसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर समझना ये है कि बाय राम, बाय श्याम, बाय पुलिस, बाय जज, बाय समवन, बाय नो वन, बाय एडवोकेट, बाय डॉक्टर, इस तरह का जो हम लोग लास्ट में लिखेंगे उसको हम लोग एजेंट बोलेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि एजेंट का प्रयोग आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू where to use, how to use, it is important, but most of the time if you don't use no problem। लेकिन कहाँ पर लिखना ज़रूरी है, जैसे जब आप एक वाक्य लिख रहे होते हैं और वहाँ पर आपको एजेंट को स्पेसिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कोई भी चोर को पुलिस पकड़ती है, पुलिस गिरफ्तार करती है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बट आप देखेंगे कभी कभी मिस्टर शर्मा या मिस्टर अरोरा जो पुलिस हैं वो उनको पकड़ता है, और वहाँ पर जब ये दिखाना होता है कि मिस्टर अरोरा ने उनको गिरफ्तार किया या मिस्टर शर्मा ने उनको गिरफ्तार करा, तो वहाँ पर बाय पुलिस मिस्टर शर्मा लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर हमको जोर देना है कि मिस्टर अरोरा पे, मिस्टर शर्मा पे, क्योंकि उन्होंने ही उस चोर को पकड़ा। तो वहाँ पर एजेंट का लिखना मस्त है। और ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में अगर ज़रूरत नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी एग्ज़ाम में लिख रहे हों, किसी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख रहे हों, तो वहाँ कोशिश कीजिएगा एजेंट लिख देने के लिए। नहीं तो हो सकता है कि जो शिक्षक हैं जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं वो इसको नहीं देखेंगे, तो हो सकता है कि आपका नंबर काट लें। तो इसलिए वहाँ ज़रूर लिखिएगा। लेकिन बहुत सारी किताबों में आपका चॉइस है, वहाँ पर मेंशन है कि आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते। क्लियर है दोस्त, ये मेरा मन का बात था जो हम आपके साथ शेयर किए, जो बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि वाक्य कैसा होगा, कैसा वाक्य को कैसा करेंगे दोस्त। एक्टिव में सिर्फ यही एक वाक्य थोड़ी होता है। एक्टिव में टेंस का सारा सेंटेंस हो सकता है। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा मेरा वाक्य कैटेगरी है। उस हर तरह के वाक्य को हम लोग एक्टिव से पैसिव करना सीखेंगे। प्लस बहुत सारा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, उसको हम लोग एक्टिव टू पैसिव करना सीखेंगे। जैसे हो सकता है कमांडिंग सेंटेंस हो, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो, एडवाइस हो, सजेस्ट हो, इस तरह का जो हमारा सेंटेंस होता है उसको हम लोग एक्टिव टू पैसिव करना सीखेंगे। तो अलग अलग तरह का वाक्य होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, उसको हम लोग एक्टिव टू पैसिव करना सीखेंगे। इसलिए हम आपको पहले ही बताए थे कि जो हमारा वॉइस होता है, जो हम लोग वाक्य यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो हमारा वॉइस कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस को सीखेंगे दोस्त, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया, जैसे हम लोग क्या सीखेंगे, पहले टेंस का सीखेंगे, ठीक है, टेंस का सीखेंगे, फिर इम्परेटिव सीखेंगे, फिर हम लोग इंटेरोगेटिव सीखेंगे दोस्त। इस तरह का अलग अलग कैटेगरी में हम लोग इसको लिखना सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग टेंस का शुरू करेंगे बाबू, ठीक है। सबसे पहले टेंस का सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा
कि ये जो सेंटेंस जो हम लोग सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव बनाना, इसमें टेंस नहीं बदलता है। पहला चीज टेंस नहीं बदलता है। दूसरा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होता है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब एक चीज और भी आपको यहां समझ लेना है कि किन किन तरह के वाक्य का पैसिव नहीं बनता है। पैसिव का नहीं बनना, पैसिव का नहीं बनना मतलब किस तरह का वाक्य का पैसिव नहीं बनेगा। तो सबसे पहला, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर है? दूसरा, यदि वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया हो तो पैसिव नहीं बनेगा। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया जाएगा सेंटेंस में तो उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। जैसे मैं पटना जा रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, तो यहां पर जाना क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो उसका हम लोग जैसे दो एग्जाम्पल आपको लिख के दे देते हैं। मैं पटना जा रहा हूं, यहां पर जाना क्या है? आईटी भी है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। और दूसरा, ऑब्जेक्ट नहीं हो, मैं खाता हूं, याद होगा आपको हम ये वाला एग्जाम्पल दिए थे। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका क्या होगा? पैसिव नहीं बनेगा। मतलब याद रखिएगा, इन दो कंडीशंस में पैसिव नहीं बनता है, नहीं तो पैसिव बनेगा। ठीक है बाबू? तो चलिए हम लोग अब एक्टिव टू पैसिव करना सीखते हैं। ये जो बहुत ज़रूरी है दोस्त, इसको हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग अपना डेली यूसेज के हिसाब से, अपना स्पोकन के हिसाब से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, चलिए हम लोग अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिख देते हैं यहाँ पे दोस्त, और यहाँ पर पैसिव वॉइस लिख देते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला हो जाता है हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग शुरू करेंगे दोस्त। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का? पहले ये समझिए, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर जब चूंकि आगे लिख देते हैं, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर V1 या V5 है, तो इसको हम लोग जब हम लोग पैसिव करेंगे बाबू तो कैसे करेंगे? इसको इज, एम, आर का यूज करेंगे, प्लस V3 का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्त। ये V3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर। जनरली हम लोग पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। टेंस में कोई बदलाव नहीं है। अगर आप मेरा टेंस का वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, इज, एम, आर भी हमारा V1 V5 ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्लियरली आपको समझा दिए हैं अपने टेंस के वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। लिखने का तरीका मेरा अलग है, बट बोथ स्ट्रक्चर्स आर एग्जैक्टली सेम। क्योंकि इज हमारा क्या हो जाता है बाबू? यहाँ पर ये V5 है, ये दोनों क्या है? V1 है। अब हम लोग समझ गए दोस्त कि दोनों के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ लिखने का तरीका मेरा दोनों का अलग अलग है। क्लियर है? अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्त। जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्त? वी प्ले क्रिकेट। ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पैसिव अगर करेंगे तो क्रिकेट लिखा गया दोस्त, क्रिकेट होगा, क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जाता है, ठीक है, खेला जाता है, मतलब क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम लोगों के द्वारा को इसको अगर थोड़ा सा किधर के लिए शांत छोड़ दिया जाए और बाय अस को शांत छोड़ दिया जाए, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। कौन खेल रहा है? हम खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, हमारे दोस्त खेल रहे हैं, अमेरिका के लोग खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग खेल रहे हैं, कहीं के भी लोग खेलें, क्रिकेट खेला जाता है और हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। दोस्त एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जितना भी हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जितना भी हम लोग प्रोनाउन पढ़े थे, सारे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अस हो गया, आर हो गया, अस का हम लोग आर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। आई का मी यूज़ करेंगे, ही का हीज यूज़ करेंगे, सी का ह यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस देख लीजिएगा, ये हमारा प्रोनाउन के वीडियोज़ में डाला हुआ है, आप वहाँ के वीडियो देख लेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव केस उसमें यूज़ किया हुआ है, समझाया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से, आप वहाँ पर जाकर एक बार देख लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बाबू, जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं, यू रीड बुक, तो यहां पर क्या होगा, किताब आप लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, किताब आप लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बुक इज रेड बाय यू, यहाँ बाय यू को हटा दें, यहाँ आप लोगों के द्वारा हटा दें, तो किताब पढ़ा जाता है, कोई भी किताब पढ़ सकता है। बुक इज़ रेड, किताब पढ़ा जाता है, कोई भी पढ़ सकता है, हम आप कोई भी पढ़ सकते हैं दोस्त। तो इस तरह से जो भी आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका ऑब्जेक्टिव केस यह किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया गया है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है बाबू, इसको आप प्रोनाउन के वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस होगा तो आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों क्यों बता रहे हैं। बाबू ज़रूरत इसलिए है कि किताब में इंग्लिश लिखी हुई होती है, उसका हिंदी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको हिंदी करने नहीं आता है। अरे भैया, हिंदी करने नहीं आने का मतलब क्या है, आपको उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता है, उसका हिंदी करने आपको नहीं आ रहा है, उसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसका वाक्य कैसे बनेगा हिंदी में, वो आपको नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर दोस्त हम क्या सिखाते हैं आपको, लगभग हम जितना भी आप हमारा वीडियो देखिएगा इंग्लिश का, उसमें हिंदी और इंग्लिश हम दोनों बताने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर हिंदी लिखा हुआ हो तो आप उसका इंग्लिश समझ जाएं, अगर इंग्लिश लिखा हुआ हो तो उसका हिंदी आप समझ जाएं। बिकॉज़ हम लोग दोस्त इंडियन हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश आप देखें कहीं पर भी चले जाएं, इसका इश्यूज़ होता है। एक वहाँ का लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश में कैसे हम लोग तालमेल बैठाते हैं दोस्त, उसी की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया बाबू, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे। आज हम लोग दोस्त पूरा प्रेजेंट टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। आज हम लोग अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शुरू करेंगे बाबू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ समझिए बाबू, यहाँ पर सर बीइंग क्यों यूज हुआ, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। इज, एम, आर तक तो ठीक था सर, यहाँ पर V4 है, यहाँ पर V3 लगा दिए, यहाँ पर बीइंग लगा दिए। देखो दोस्त,
क्या होता है ना कि हम आपको क्या सिखाए थे कि हमेशा हम लोग पैसिव वॉइस में V3 का यूज करते हैं, एक चीज तो क्लियर है, चलो ठीक है। लेकिन यह सेंटेंस किस में है? कॉन्टिन्यूअस में है। एंड वी हैव टू मेंशन, वी हैव टू कंटिन्यू दिस कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्ब। कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्ब को शो करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? चूंकि ये तो V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब तो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं अपने टेंस में, वर्ब के सेक्शन में। तो आप यहां पर क्या समझेंगे? सर ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये तो तब यूज करते हैं जब काम पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन सर कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक डमी, एक ऐसा वर्ब यूज करना पड़ेगा जो कि इस अर्थ को दिखाए कि यहां का कंटिन्यूएशन यहां भी चालू है, काम चल रहा है। तो इसलिए यहां पर जो V4 है, यहां पर हम लोग उसके जगह पर एक डमी वर्ब बीइंग का यूज करेंगे। ये सिर्फ काम के कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए है बाबू, ना कि वर्ब को दिखाने के लिए। वर्ब तो ऑलरेडी हम वर्ब से दिखा रहे हैं, बट हमको एक डमी वर्ब चाहिए जो कि इस वर्ब के कंटिन्यूएशन को दिखाए, इसलिए हम लोग यहां पर बीइंग का यूज किए हैं, जो कि हमारा V4 है। ठीक है, अब देख लीजिए स्ट्रक्चर, देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है आपको, ऐसा। अब हम लोग अब एक एग्जांपल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो। क्या लिखेंगे? यू आर राइटिंग अ लेटर। तो पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा रहा है। क्या लिखेंगे इसमें? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। अब फिर वही तुम्हारे द्वारा को हटा दीजिए, यहाँ से बाय यू को हटा दीजिए। देखिए अ लेटर इज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा है या पत्र लिखा रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी गेस्ट किसी के यहाँ जाते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? सर बैठिए ना, चाय बन रहा है, पी के जाइएगा। अंकल जी बैठिए ना, खाना बन रहा है, खा के जाइएगा। खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रही है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। देखिए वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिखते हैं, माँ खाना बना रही है। चलिए वही एग्जाम्पल लिखते हैं, माँ खाना बना रही है। क्या लिखेंगे? मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है, खाना माँ के द्वारा बनाया जा रहा है, खाना माँ के द्वारा बनाया जा रहा है। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। अब यहाँ देखिए बाई मदर को हटा दें और यहाँ माँ के द्वारा को हटा दें तो सोचिए देखिए क्या बनेगा? खाना बनाया जा रहा है, या इसको हम लोग दूसरे शब्द में कैसे लिखेंगे? खाना बन रहा है। कैसे लिखते हैं इसको? खाना बन रहा है, खाना बन रहा है सर, फूड इज बीइंग कुक्ड। अब समझ में आ रहा है? खाना बन रहा है, और यहाँ पर माँ खाना बना रही है। जैसे भी उस समय आपको बताए थे, भैया इज बीइंग बीटन, भैया पिटा रहा है या भैया को पीटा जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? भैया किसी के द्वारा, हम किसी के द्वारा, हमको पता नहीं है कौन पीट रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? भैया इज बीइंग बीटन, भैया पिटा रहा है, खाना बन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन इज प्लेइंग, क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। ठीक है दोस्त, तो ये हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सीखते हैं। चलो, अब हमको ऐसा लग रहा है दोस्त कि आप लोग को समझ में सारा आ रहा होगा। तो आप लोग करना क्या है? कुछ नहीं, आपके पास जो भी ग्रामर का बुक हो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बाबू। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मज़ा नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्त, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्त, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बाबू? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बीन लगता है, एक डमी V3 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको हम पहले ही बताए हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है, बट उसके जगह पर चूंकि तो वर्ब को दिखा रहा है, कंटिन्यू उसके मतलब काम के ख़त्म होने के लिए एक डमी V3 की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम डमी एक V3 लगाए हैं जो बी का फॉर्म चलता है, उसको हम लोग बीन की तरह यूज़ किए हैं। कंटिन्यूअस हम लोग बीइंग यूज किए थे, तो हम लोग वैसे करके यहाँ पर बीन लगाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे? माँ खाना बना चुकी है, ऐसा कर देंगे। तो मदर हैज़ कुक्ड फूड, मदर हैज़ कुक्ड फूड। अगर इसका पैसिव करेंगे तो खाना माँ के द्वारा बनाया जा चुका है। क्या लिखेंगे? फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर। अगर यहाँ माँ के द्वारा को थोड़ा सा हटाने का देखें और यहाँ से बाय मदर हटाएंगे तो क्या लिखेगा? खाना बनाया जा चुका है या खाना बन चुका है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बाबू? खाना बन चुका है, खाना बन चुका है, या फिर खाना बन गया है, खाना बन गया है। हम लोग बोलते हैं ना काम हो गया है। अक्सर आप देखेंगे होमवर्क बन गया है जी, हाँ सर होमवर्क बन गया है। तो होमवर्क बन गया है मतलब क्या? होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है बाबू? ऐसे करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर एक सेंटेंस और भी आप लिखेंगे कि आप चाहें तो हम लोग सवाल को या मैथ्स को बना चुके हैं या सम को सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग गणित को हल कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। तो वी हैव सॉल्व द, यहाँ सम लिख देते हैं, ठीक है। तो गणित को हम लोगों के द्वारा हल किया जा चुका है। गणित को हम लोगों के द्वारा हल किया जा चुका है। तो क्या लिखेंगे? द सम। देखिए यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज कीजिएगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। सम्स लगा देंगे तो यहाँ पर आप हैव लगा लीजिएगा, तो यहाँ पर हमको सम्स लगाना पड़ेगा। हैव बीन सॉल्व बाय अस, यहाँ बाय अस को लगा देंगे, यहाँ हम लोगों के द्वारा हटा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर बन जाएगा, गणित को हल किया जा चुका है। द सम्स हैव बीन सॉल्व्ड। देख रहे हैं दोस्त कितना सुंदर से ये वाक्य हमारा बन के तैयार होता है। तो इस तरह का आपको करना कुछ नहीं है बाबू, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जो आपके पास ग्रामर का बुक है उससे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा पकड़ आपका बन जाएगा, और जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। या फिर आपके एग्ज़ाम में अगर कहीं पर भी वॉइस से क्वेश्चन आएगा तो शायद हमको लगता है कि आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को कंटिन्यू करेंगे, पास्ट का हम लोग एक्टिव टू पैसिव सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्त प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।